नमस्कार साथियों, मैं विवेकानंद झा आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द ग्रेट लर्निंग पॉइंट में। अब जो जो एग्जाम के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, मन करता है कि आपका हालचाल पूछूं कि कैसे हैं, तैयारी कैसी चल रही है। कैसे हैं पूछने से बेहतर है कि मैं ये पूछूं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बेहतर ही चल रही होगी और उस तैयारी में जो कुछ मैं अपना योगदान आपके साथ जोड़ सकता हूं वो लगातार मैं जोड़ने का प्रयत्न कर रहा हूं। आज का ये वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारी बातें मैं आप लोगों के लिए लाया हूं और समझाने की कोशिश करता हूं। इसके साथ इस वीडियो को समझने के बाद आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अभी जो क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर के उनको बनाकर हमारी बातों के साथ जोड़ करके देखने की कोशिश कीजिएगा। हिंदी में लगातार मैं 5वां क्लास लेके आया हूं आज आपके साथ, जिसमें पद्यांश और सेक्शन दोनों मैंने इंक्लूड कर दिया है। परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न यूं कहें, कुछ प्रश्न आ चुके हैं और कुछ आने वाले संभावित हैं। निश्चित तौर पर आप देखेंगे, प्रश्नों को जब देखेंगे तो लगेगा कि कुछ ना कुछ है और समझने की भी कोशिश करेंगे तो होगा। अब देख के स्किप मत कीजिएगा, देखिएगा भाई। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप देखिएगा जरूर पूरा का पूरा वीडियो। क्यों? एक बैग से कुछ होता नहीं है। कारज धीरे होते हैं काहे हो तधीर, समय पाई तरवर फले केतक सींचो नीर। तो अगर हम धीरे धीरे किसी चीज को कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, एक बैग से कहां से नॉलेज दे पाऊंगा मैं? जो कुछ है मेरे मस्तिष्क में मैं ट्रांसफर कर दूं? नहीं। आप देखिए, मैं मेहनत कर रहा हूं आपके साथ। निश्चित तौर पर मैं सफलता मिलेगी तो मिलेगी, मेरा ये भरोसा है, विश्वास। मैं नहीं, मेरे हजारों छात्र भी कहते हैं इस बात को मुझे। और दूसरी बात, संवाद अगर ऐसे नहीं होता है तो कमेंट तो निश्चित किया कीजिए भाई। मेरे अच्छा लगता है हमको आप कुछ कमेंट करते हैं, अच्छा या बुरा आई डोंट नो। जो आपको लगे रियलिटी, आप सत्यता लिखिए कि सर आपने अच्छा किया, आपने बुरा किया, ये क्वेश्चन को इस ढंग से नहीं समझाया, ये नहीं समझ में आया, लिखते चलिए। तो चलिए, आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन लंबा होगा तो होगा। हम क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन यहां से आता है। क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग और इसके आंसर को समझने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग अपने दिमाग में आंसर लीजिए, फिर मैं चलता हूं। आंसर कहां से आया है, कैसे आया है? हिंदी भाषा को हम मानते हैं। हिंदी भाषा को आप क्या मानते हैं? यहां ऑप्शन देखिए, ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान, एवी दोनों, इनमें से कोई नहीं। कोई भी भाषा क्या होती है? वह ध्वनि से निर्मित होती है। भाषा किससे निर्मित हुई है? ध्वनि से निर्मित हुई। हिंदी भाषा में ध्वनि को आप एक पढ़ेंगे स्वनिम, स्वनिम, रूपिम, वाक्य विन्यास, शब्द विन्यास और वाक्य विन्यास। इन चारों चीजों को आपने पढ़ा होगा। इसका एक अलग से वीडियो भी है मेरा और बनाऊंगा भी मैं, फिर से मैं क्लियर करूंगा। तो यहां पर मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ध्वनि भाषा को क्या मानते हैं। तो भाषा सबसे पहले क्या है? तो ध्वनि का विस्तारात्मक रूप है जिसको लिपिबद्ध किया गया है। भाषा कोई भी हो, संप्रेषण का एक माध्यम होता है। भाषा कोई भी हो, किसका माध्यम होता है? संप्रेषण का। भाषा संप्रेषण का माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव या विचार को आपके सामने व्यक्त करते हैं और आपके भाव या विचार को समझते हैं। तो भाषा को ग्रहण करते हैं। भाषा के कई रूप होते हैं। लिखित, पहले मौखिक की बात कर लें तो मौखिक में दो आ जाता है, सुनना और बोलना। लिखित में भी दो रूप आ जाते हैं, पढ़ना और लिखना। लेकिन यह होता कैसे है? ध्वनियों से। मैंने कहा अ क्या है? ध्वनि। बाद में उसे वर्ण का नाम दिया गया। वर्ण, जब वर्णमाला व्यवस्थित हुई तो उसको वर्ण किया गया। उसको हम लोग शिक्षण में स्वनिम के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? स्वनिम। जिसको आप वर्ण कहते हैं उसको हम कहते हैं स्वनिम। शब्दों को कहते हैं हम रूपिम। उसके बाद होता है वाक्य विन्यास, वाक्य विन्यास, और वाक्य विन्यास के बाद आता है अर्थ विन्यास, अर्थ विन्यास। अब ये कहिएगा ये चारों क्या होता है सर? तो स्वनिम क्या हो गया? वर्ण यानी ध्वनि, रूपिम हो गया शब्द,
वर्णों को मिलाने से बन गया आपका शब्द, शब्दों को मिलाने से बन गया वाक्य, तो उसको हम कहते हैं वाक्य विन्यास। और वाक्य के बाद वाक्य का क्या निकलता है? अर्थ, उसको हम कहते हैं अर्थ विन्यास। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर होता है रूप विज्ञान नहीं होगा, पहले ध्वनि होगा तब रूप विज्ञान होगा, और एबी भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो 100 नंबर का, 100 नंबर कहिएगा क्यों दिए हैं? तो मैंने क्वेश्चन को थोड़ा तोड़ा मरोड़ा है। वैसे 91 से आपका हिंदी शिक्षण रहता है, हिंदी रहता है 91 से लेकर के 120 तक लैंग्वेज फर्स्ट में अगर आप हिंदी रखते हैं। तो अगर लैंग्वेज 2 में रखते हैं तो लैंग्वेज 2 में 121 से शुरू होकर 150 तक जाएगा। लेकिन यहां पर मेरा जो नंबरिंग है, नंबरिंग को आप छोड़िए, नंबरिंग मेरा अपना सेटिंग किया हुआ है, मैं जो समझा रहा हूं, जो पढ़ा रहा हूं, उसको समझने की कोशिश कीजिए। काइंडली ध्यान दीजिए, सफलताएं मिलेगी, ये मेरा विश्वास है, आपके साथ वादा है। आगे आइए, इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। हिंदी भाषा को क्या मानते हैं हम? ध्वनि विज्ञान। इसको कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। कौन कौन? स्वनिम, रूपिम, वाक्य विन्यास और अर्थ विन्यास। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन को गौर से आप देखिए और उसके बाद हम बात करते हैं। क्वेश्चन देखिए, कई बार मिले भी होंगे, ऐसा भी हो सकता है कि इस क्वेश्चन को आप बनाए भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बनाए, अपने तरीके से आंसर दिए अपने तरीके से, या मेरा तरीका देखिए कि मैं कैसे समझाने की कोशिश करता हूं। पढ़ना तथा लिखना भाषा के विकास के किस पक्ष को अभिव्यक्त करता है? पढ़ना भाई मेरे, भाषा के 4 कौशल, 5वां भी आता है चिंतन, लेकिन पहला 4 कौशल पर बात करते हैं। तो पहला हो गया सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा पढ़ना और चौथा लिखना। भाषा के कितने कौशल? 4 कौशल। तो यहां पर में 2 हो जाता है ग्रहणात्मक कौशल। 2 क्या हो जाता है? ग्रहणात्मक। ग्रहणात्मक, ग्रहणात्मक का अर्थ क्या हो गया? जो हम अपने अंदर ग्रहण करते हैं। किस किस से ग्रहण करेंगे आप? तो सुन करके ग्रहण करेंगे या पढ़ करके ग्रहण करेंगे। सुन करके भी ग्रहण कर सकते हैं और पढ़ करके भी ग्रहण कर सकते हैं। और 2 हो गया अभिव्यक्तात्मक, मतलब अपने से बाहर निकालना। तो बाहर कैसे निकाल सकते हैं हम? बोल करके निकाल सकते हैं या लिख करके निकाल सकते हैं। तो यहां पर मैं दोनों में से एक एक लिया गया, पढ़ना और लिखना। तो पढ़ना हो गया ग्रहणात्मक कौशल और लिखना हो गया अभिव्यक्तात्मक कौशल। तो इसलिए इस क्वेश्चन को भाषा के विकास के किस पक्ष को अभिव्यक्त करता है? तो दोनों पक्षों को अभिव्यक्त करता है। तो यहां हम देखेंगे तो इसमें एक पक्ष आ रहा है, इसमें भी एक पक्ष आ रहा है, इसमें दोनों पक्ष आ रहा है, तो ये आंसर हो गया। ये भी एक पक्ष की ओर इंगित करता है। तो पढ़ना तथा लिखना भाषा के किस पक्ष को अभिव्यक्त करता है? तो ग्रहण तथा अभिव्यक्ति पक्ष को अभिव्यक्त करता है। दैट्स क्लियर? कोई दिक्कत बताइएगा ना कमेंट में। वैसे मैं कोई कसर छोड़ने की कोशिश में आज हूं नहीं, और अब किसी भी वीडियो में मैं इसको छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। और आप इस पर क्वेश्चन को मिलाइए, हर एक, जैसा मैंने एक क्वेश्चन दिया भाषा कौशल से, तो कोई भी सेट ऐसा नहीं आएगा जिसमें भाषा कौशल का एक क्वेश्चन नहीं होगा। स्वनिम और रूपिम जो इससे पहले समझाया, कतिपय प्रश्न उस पर भी आधारित होते हैं। आप देखते रहिए, हर एक चैप्टर से मैंने क्वेश्चन लेने की कोशिश की और उसको समझाने की कोशिश की है। अब अगले देखिए, शिक्षक का प्रथम उद्देश्य है कि भाषा शिक्षण का केंद्र हो। भाषा शिक्षण नहीं, मैं भाषा को खा जाता हूं, तो शिक्षण का केंद्र हो, इसको याद कीजिए। हमने क्या पढ़ा है? शिक्षा और शिक्षण के केंद्र बिंदु में क्या है? तो बालक सीटेट पास करना है भाई मेरे। तो बच्चा जय श्री राम, बालक भगवान हैं, वो जो कहें वो सब कुछ ठीक है। जिसमें उनको सुविधा हो ऐसे हम सिखाएं जो वो आसानी से सीख सकें। केंद्र बिंदु में क्या है? किसी विद्यालय की शोभा बड़ी बड़ी इमारतें नहीं होती है, वहां बड़े अच्छे अच्छे बेंच डेस्क लगे हुए नहीं होते, शिक्षक आते जाते रहते। उसकी शोभा है उसका बच्चा और बच्चे का विकास। अगर विद्यालय में अच्छे से विकास हो रहा है तो हम कहते हैं वो अच्छा विद्यालय है। बड़े अच्छे अच्छे शिक्षक रहने से नहीं कहते। तो शिक्षक का प्रथम उद्देश्य है कि भाषा शिक्षण के केंद्र में क्या होना चाहिए? बालक। अभिभावक को क्या लेना देना, समाज से क्या लेना देना, विद्यालय से क्या लेना देना? मुझे तो लेना देना है बच्चे से। पीपल के पेड़ के नीचे भी हम पढ़ा देंगे तो बच्चा में विकास हो गया तो वही विद्यालय बन जाएगा। अभिभावक कैसे भी हो, बच्चा अगर काबिल हो गया तो उनके नाम से जाना जाने लगेगा कि ये इसका बाप है, और समाज का भी नाम होगा। तो केंद्र बिंदु में कौन है? वही मेरे
तो बालक यानी बच्चा। सीटेट में ही पूरा केंद्र बिंदु में कौन है? बच्चा। अब भूलिएगा नहीं, बच्चे को एकदम सर पे बिठा के रखिए, सीटेट पास। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम। यदि लिपि ना होती तो भाषा का कौन सा पक्ष कमजोर हो जाता? भाषा तब भी थी मेरे भाइयों जब लिपि का ज्ञान लोगों को नहीं था। अगर हम हिंदी व्याकरण या संस्कृत व्याकरण को देखें तो हिंदी का उद्भव ही संस्कृत से है। और संस्कृत में लिपि कब आई है? तो महर्षि पाणिनि के महाभाष्य से। महर्षि पाणिनि ने जब वर्णमाला को व्यवस्थित किया, माहेश्वर सूत्र दिया संस्कृत में, सुने होंगे, उसको अभी सुनाने का वक्त नहीं है। उसका एक श्लोक भी था, नरार ढक्काच नव पंचवान वानोटावसान काले। लेकिन फिर छोड़िए, हम यहां आते हैं। तो भाषा तो उस समय भी थी जब कबीलाई लोग थे, जब लिपि का ज्ञान नहीं था। लेकिन अगर लिपि का ज्ञान आया तो कौन सा पक्ष मजबूत होता है? तो भाषा के शब्दों में स्थिरता, लेखन कौशल का विकास हो गया। किसका विकास हो गया? लेखन कौशल का। तो यदि लिपि ना होती तो भाषा का कौन सा पक्ष कमजोर हो जाता? तो मौखिक से तो कोई लेना देना मेरा रहा नहीं, क्योंकि लिपि से किसमें स्थिरता आई? मौखिक के लिए लिपि की कोई जरूरत नहीं है। हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं। लिपि की जरूरत कहां पड़ती है? लिखने के लिए। तो इसलिए यदि लिपि ना होती तो भाषा का कौन सा पक्ष कमजोर हो जाता? तो इसका आंसर हो जाएगा लिखित पक्ष कमजोर हो जाता। मौखिक तो चलता ही रहता, मौखिक था, लिखित और सांकेतिक में तो कहीं से लिपि की कोई जरूरत है ही नहीं। आप जानते हैं कि लिपि की जरूरत कहां पड़ती है मेरे भाइयों, मेरे बहनों? बताइए, लिपि की जरूरत कहां? लेखन कला में। अच्छा, हिंदी भाषा की लिपि क्या है आप बता दीजिए। पता ही होगा, बेवकूफ वाला क्वेश्चन पूछता हूं, लेकिन चलिए मेरा मन कर गया, मैं कह देता हूं, देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। इसका विकास कहां से हुआ है? ब्राह्मी से। इसका विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? यानी कि देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि है, और हिंदी देवनागरी का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। ऐसे हर भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। जैसे अंग्रेजी की लिपि आप लोग रोमन पढ़े होंगे, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है, उर्दू की लिपि फारसी है, संस्कृत की लिपि भी वर्तमान समय हमारे यहाँ देवनागरी है। हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है, और थोड़े फेरबदल के साथ सभी भाषाओं को एक लिपि में लिखी जा सकती है। सीटेट का कई बार ये पूछा गया क्वेश्चन है। समझने में अगर दिक्कत हो रही हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो मेरा एक आग्रह है, सब्सक्राइब भी करें। निश्चित अगला वीडियो में इससे भी बेहतर लेकर के आऊंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं, और लगातार आता रहूंगा आपके साथ। मैं साथ नहीं छोड़ूंगा। आप धक्का मारोगे फिर भी मैं हटने वालों में से नहीं हूं। आप अपना बनाओगे तो और सीना चौड़ा होगा। तो इसलिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। ये मेरा रिक्वेस्ट रहा आप लोगों से। बाकी पढ़िए, एक बार दो बार मैंने कह दी, अब आप पढ़िए। कक्षा के कुछ बालकों से पठन संबंधी विकार है, आप उनके विकार को दूर करने के लिए क्या करेंगे? थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन, आपके थिंकिंग पर निर्भर है, आपके चिंतन कौशल पर निर्भर है कि अगर कक्षा में कुछ बालकों से पठन संबंधी विकार, मैं थोड़ा सा हट इसलिए रहा हूं कि आप क्वेश्चन को बखूबी देख सकें। मेरी ध्वनि जा रही है, मैं समझा रहा हूं, मेरी शक्ल से तो कुछ लेना देना है नहीं। तो यहां इसको देखिए, कक्षा में कुछ बालकों से पठन संबंधी विकार है, आप उनके इस विकार को दूर करने के लिए क्या करेंगे? अब थोड़ा सा सोचिए। पहला कहता है बालकों से कहेंगे कि खुले में जाकर स्वयं अभ्यास करें। अगर विकार है, स्वयं अभ्यास करने से उनका विकार दूर हो जाता, तो फिर विकार रहता ही क्यों उनमें? अपनी कमी को वो स्वयं तो नहीं पहचान रहे हैं, उनकी कमियां हम बताएंगे तब तो वो दूर करेंगे। भाई करेंगे अभ्यास से ही, करवाना है हमको अभ्यास से ही, लेकिन उनकी कमी को बताने वाला एक मार्गदर्शक तो चाहिए, और वो मार्गदर्शक कौन है? शिक्षक। बालकों के माता पिता को बुलाकर, इसलिए ये नहीं होगा, बालकों के माता पिता कर बुलाकर उनसे अभ्यास कराने को कहेंगे। भाई माता पिता अगर अभ्यास करवाए, नॉर्मल बुड़बक वाली भाषा में, माता पिता अगर अभ्यास करवा ही सकते थे तो आप जैसे टीचर की जरूरत थी क्या? क्यों बुलाए? आपके स्कूल में क्यों भेजे? तो एज ए टीचर आप उनके माता पिता को बच्चों की कमियों के लिए अवगत नहीं कराएंगे जब तक की स्थिति सहनीय हो। आप उसको दूर करते सकते हैं।
तो ये भी ऑप्शन गलत है। हर जगह माता पिता वाला ऑप्शन जो रहेगा वो गलत होता है, आप याद रखिएगा। ये ट्रिक है सीटेट का। स्वयं भी नहीं कहेंगे, उस माता पिता को नहीं बुलाएंगे, प्राचार्य से कभी कंप्लेन नहीं करेंगे। आप टीचर हैं, आप कक्षा में खड़ा है, आपको उस परिस्थिति को फेस करना है। ये शिक्षक से संबंधित प्रश्न है। तो आप क्या करेंगे, बालकों को कक्षा कक्ष में ही खड़ा कराकर स्वयं अभ्यास कराएंगे। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता है कि कक्षा के कुछ बालकों से पाठन संबंधी विकार है, पाठन नहीं होगा, पठन संबंधी विकार होगा, ये मिसप्रिंट है। तो पठन संबंधी विकार है, आप उनके इस विकार को दूर करने के लिए क्या करेंगे, तो बालकों को कक्षा कक्ष में खड़ा कराकर स्वयं अभ्यास कराएंगे। क्लियर? क्लियर भवेश बाबू? चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। भाई मेरे, आज मैं तनी दूसरे मूड में हूं, इसलिए इस ढंग से पढ़ा रहा हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बताइएगा। अब आगे चलते हैं, कोई नहीं, जब लाइव आएंगे तो फिर बताएंगे मैं कितना हंसाता हूं, कैसे करता हूं। अभी कविता को देखिए, इस पर में क्वेश्चंस होंगे। जब संवेदनाएं ही नहीं रहेंगी तो संवेदनाएं लिखने वाले कभी भी लुप्त हो जाएंगे डायनासुर की तरह। जब संवेदनाएं नहीं रहेगी, मानव के अंदर संवेदना से क्या मतलब है, मानवीय भावनाएं। जिन मानवीय भावनाओं को आधार बनाकर कविता सृजन किया गया। आज आप कोई गीत सुनते हैं, चाहे रोमांटिक सुने, सैड सॉन्ग सुने, फर्क नहीं पड़ता है, रैप सुने, सब में क्या है, एक मोटिवेशन है, मानवीय भावनाएं हैं। तो कभी कहते हैं जब संवेदनाएं ही नहीं रहेंगी तो संवेदनाएं लिखने वाले कभी भी लुप्त हो जाएंगे डायनासुर की तरह। डायनासुर एक प्रजाति हुआ करती थी जो लुप्त हो गई। तो पहला लाइन क्लियर कहता है कि मानव में मानवीयता नहीं रहेगी, तो मानवीयता को लिखने वाले, मानवीयता को उजागर करने वाले जो कवि हैं वो भी लुप्त हो जाएंगे, नहीं रहेंगे, क्योंकि उनकी कोई पूछ ही नहीं होगी। मैं ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, सीधे टू द पॉइंट व्याख्या करता हूं आज। यह मेरा अपना लालच है जिसे सोचकर मैं दरवाजा खोलता हूं और संवेदनाओं को अंदर ले लेता हूं। यह मेरा अपना लालच है। देखिए, मानव जीवन ही लालच से भरा पड़ा है। चाहे मुझे विद्या की लालच हो, कोई लालच अच्छी होती है, कोई लालच बुरी होती है। अगर हम भौतिक वस्तुओं की लालच करते हैं तो वो लालच बुरी है, अलौकिक वस्तुओं की लालच करते हैं तो वो लालच बेहतर है। चाहे मोक्ष की ही लालच क्यों ना हो, ईश्वर भक्ति की ही लालच क्यों ना हो, लालच तो है ही। संसार का आधार ही लालच है। ये अच्छाई के लालच की ओर बात करेंगे। मेरा अपना, कभी कह रहे हैं कि ये मेरा अपना लालच। लालच क्या है, जिसे सोचकर मैं दरवाजा खोलता हूं, अपना हृदय को उदार बनाता हूं और इसमें मानवीय भावनाओं को समाना चाहता हूं, संवेदनाओं को अंदर ले लेता हूं। किसी से कहना मत दोस्तों मैं समृद्ध हो गया हूं। समृद्ध होना अर्थात अपने अंदर मानवीयता के भावना को समा लिया हूं। कभी भी अपने जीवन में अहंकार मत लीजिएगा। यहां दो अर्थ ही है। समृद्ध होना मतलब मैं अमीर हो गया हूं, मैं विद्वान हो गया हूं, इस तरह की बातें कभी भी अपने मन में सोचिएगा मत, क्योंकि यह अहंकार का परिचायक हो जाता है। तो समृद्ध हो गया हूं, किसी से मत कहना दोस्तों मैं समृद्ध हो गया हूं। इस संवेदना के साथ दुख बस एक बात का है। अब इस संवेदना के साथ कभी को एक बात का दुख है। किस बात का दुख है? इधर से बेहतर अब आप मेरी शक्ल को देख पाएंगे और मैं कविता की व्याख्या भी कर पाऊंगा। मेरे यहां आने से पहले वो कुछ और घर भी गए थे, उन्होंने कुछ दरवाजे और भी खटखटाए थे, लेकिन खैर हो सकता है कि कल आपके यहां आप इन्हें वापस मत जाने देना। कहते हैं कि सिर्फ ये संवेदनाएं, मानवीय भावनाएं सिर्फ मेरे हृदय में नहीं वसीभूत है। मैं जानता हूं कि संसार में सभी लोगों के हृदय में है, लेकिन कोई उसको अपने अंदर रहते हुए उजागर करते हैं और कोई रहते हुए भी उसे निकाल कर फेंक देते हैं। उन्होंने कुछ दरवाजे और भी खटखटाए, लेकिन खैर हो सकता है कल आपके यहाँ आए, अपने वापस मत जाने देना। कहते हैं कि हो सकता है कि कल आपके यहाँ भी आए, यानी आपके हृदय में भी अंदर जाए। आप इन्हें वापस मत जाने देना, घर के अंदर ले लेना और समृद्ध हो जाना इन संवेदनाओं के साथ, इस मानवीय भावनाओं को। आपको भी मौका आएगा कि मानवीय भावनाओं को दिखाने का, तो कभी चूकना मत। घर के अंदर ले लेना अर्थात अपने अंदर से उन भावनाओं को समाहित करके निकालना, लोगों की सेवा में, अपना परमार्थ में अपना जीवन लगा देना और समृद्ध हो जाना इन संवेदनाओं के साथ।
अब ये आपकी कविता थी, हम उम्मीद करते हैं कि भावार्थ को समझे होंगे। ज्यादा भावार्थ को समझने का काम हम क्वेश्चन के साथ करेंगे। लेखक ने किस खतरे की ओर संकेत किया है? अब देखिए, लेखक ने, पहले ऑप्शन को पढ़िए आप, ऑप्शन को पढ़ते हैं तो बेहतर ढंग से हम चलेंगे। कि पहला कहता है ऑप्शन, संवेदनाओं की समाप्ति के साथ लेखकों की आजीविका समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, लेखक ने अपनी आजीविका की कोई चर्चा नहीं की है। मानव जाति के पतन की ओर ले गए हैं कि अगर मानव जाति में संवेदना ना रहेगी तो मानव जाति का ही पतन हो जाएगा। संवेदनाओं की समाप्ति के साथ लेखन कार्य भी समाप्त हो जाएगा। चलिए इसको एक पॉइंट रुकते हैं हम। संवेदनाओं की समाप्ति के साथ लेखक जगत भी समाप्त हो जाएगा, कभी नहीं। जो समाज की जरूरत होगी उसमें लेखन कार्य चलता रहेगा। संवेदनाओं की समाप्ति के साथ लेखक का सम्मान भी समाप्त हो जाएगा, नहीं, लेखक का सम्मान नहीं समाप्त होगा। जिस प्रकार के लेखक रहेंगे उनका सम्मान होता रहेगा। कुल मिलाकर के बी नंबर ऑप्शन आपका सही होता है कि संवेदनाओं की समाप्ति के साथ लेखन कार्य भी समाप्त हो जाएगा। कहीं कोई डाउट हो तो बोलिएगा भाई मेरे श्रोता बंधु, मेरे प्रशिक्षु शिक्षकों। मैं कोशिश में हूं कि जो टीचर की आहर्ता है आपके अंदर भर दूं, जिसका नाम भारत सरकार ने सीटेट रखा है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। आप परिचित हैं इस नाम से, राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। जब इस पात्रता परीक्षा आपको उत्तीर्ण करेंगे तो आप बनेंगे शिक्षक। अभी आप हैं प्रशिक्षु शिक्षक। तो जितने भी मेरे प्रशिक्षु शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उन सबको दिवाली की अग्रिम ढेर सारी शुभकामनाएं। पटाखे मत चलाइएगा, प्रकृति प्रदूषित हो जाएगी। चलिए अब पढ़ते हैं। कवि ने किस बात का आग्रह किया है? अब देखिए, सोचिए, कविता तो मैंने समझाई है। संवेदनाओं को काव्यात्मक रूप देने का, संवेदनाओं को लेखक में शामिल करने का, संवेदनाओं को स्वीकार करने का, संवेदनशील होने का, कुल मिलाकर लेखक ने आग्रह किया है संवेदनशील होने का। क्यों किया है? संवेदनाओं को काव्यात्मक कहते हैं, लेखक जगत ही समाप्त हो जाएगा, लेखन समाप्त हो जाएगा, कभी नहीं रहेगा डायनासोर की तरह, तो आ नहीं सकते हैं। संवेदनाओं को लेखक में शामिल, लेखक स्वयं में तो शामिल करना नहीं चाहते हैं, सारे दुनिया के लोगों में शामिल करना चाहते, इसलिए ये नहीं हुआ। संवेदनाओं को स्वीकार करने की, तो स्वीकार करना तो अच्छी बात है, पर संवेदनशील हो जाना, इसके लिए अनेक शब्दों का एक शब्द है संवेदनशील, मतलब मानवीयता से युक्त मनुष्य, किसी कार्य के प्रति स्वयं को जागरूक रखने वाला, सही चीजों को पहचानने वाला व्यक्ति संवेदनशील कहलाता। अब अगले क्वेश्चन की ओर। लेकिन पद किस स्थिति की ओर संकेत करता है? लेकिन जो नहीं होना चाहिए था वह शीघ्र हुआ, कहां हुआ, नहीं हुआ। जो होना चाहिए था वह देर से हुआ नहीं। जो नहीं होना चाहिए था लेकिन हुआ। असंवेदनशील मनुष्यों को नहीं होना चाहिए था, लेकिन मनुष्य असंवेदनशील हुए जा रहे हैं। यह सही जवाब है। लेकिन पद की स्थिति की ओर संकेत करता है। जो होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, ये भी गलत है। यानी कुल मिलाकर काव्यांश के आधार पर अगर हम जवाब देखते हैं तो ये है जो नहीं होना चाहिए लेकिन वह हुआ। आपको भी जवाब लग गया होगा। यूं तो मैं बड़बड़ करने की आदत है मेरी, बड़बड़ाता रहता हूं। छात्र चले गए, बैच समाप्त हुआ तो कैमरा खोल के आपके लिए बड़बड़ा रहा। स्टूडेंट होते हैं उनके सामने बड़बड़ाता रहता हूं। सब्सक्राइबर बढ़ाइए, मैं लाइव आऊंगा, मेरा शौक है लाइव आना, और बिना आपके सहयोग का मैं लाइव आ नहीं सकता। जब तक 10,000 आपकी संख्या मेरे परिवार की नहीं होगी तब तक मैं लाइव आ नहीं सकता, मजा नहीं आएगा। तो फिर 10,000 कर दीजिए, मैं लाइव आना शुरू होऊंगा। मैंने वादा किया है फ्री में आऊंगा, और मैं आऊंगा सारे सब्जेक्ट को, सीडीपी से लेकर के हर सब्जेक्ट को, और बेहतर ढंग से टीच करूंगा, ये मेरा पक्का वादा है। अब देखिए, दरवाजा खोलने से क्या अभिप्राय है? तो दरवाजा खोलने से क्या अभिप्राय है? संवेदनाओं को घर में स्थान देना, संवेदनाओं को अपने जीवन में उतारना, संवेदनाओं के प्रति दया भाव रखना, संवेदनाओं के प्रति करुणा भाव रखना। करुणा भाव, दया भाव रखने से संवेदनाएं कुछ नहीं होंगी। संवेदनाओं को हमें अपने जीवन में उतारना होगा। घर में कहीं संवेदना को स्थान मिला है? भाई संवेदना को स्थान कहां मिलता है? आपके शरीर में, आपके अंदर की भावना है, संवेग है, संवेदनाएं। संवेग सीडीपी में पढ़े हैं ना, 14 प्रकार के संवेग जो आपके शरीर में पैदा होते हैं।
तो संवेदना भी एक प्रकार का संवेग है जो आपके बॉडी के अंदर में पैदा होता है। इसलिए इसका जवाब कौन सा होगा? 18 का बी नंबर। कोई डाउट? अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस का डिस्कस हमें आज करना है, सुनते रहिए। इतना घबरा के वीडियो मत काट दीजिएगा, इतना भी अधिक क्वेश्चन नहीं है, 20-22 क्वेश्चन है बस, और सब में कुछ ना कुछ राज है। हर ये कविता का समाप्त हो जाएगा, सीडीपी शुरू होते ही समझिए कि फिर से कुछ नया नॉलेज आपको मैं देना शुरू करूंगा। बहुत एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन निकालूंगा। अब पहले सुनिए, संवेदनशील व्यक्तित्व होने का भाव किस शब्द से अभिव्यक्त होता है? संवेदनशील होने से भाव, लालची होना कभी संवेदनशील होने का परिचायक नहीं है। नॉर्मली इतना तो आप भी समझ सकते हैं। घर जाने का कोई मतलब ही नहीं है, डायनासोर होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो कुल मिला के मतलब किसका आ रहा है? समृद्ध होना। संवेदनशील होने का मतलब क्या है? समृद्ध होना। कवि ने जिक्र भी किया है कविता में, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन है अभी देख लीजिए, फिर आगे बढ़िए। समूह से भिन्न शब्द को हमको छांटना है। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है भाई। कैसे? दोस्त है, डायनासोर है, दरवाजा है, खटखटा है, कैसे छांटिएगा? दोस्त, डायनासोर, दरवाजा, ये तीनों है जातिवाचक संज्ञा। सोच के देखिए, जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा तो जानते हैं, संज्ञा समझते हैं। और खटखटाना क्या हो गया? क्रिया। खटखटाना जिसके अंत में ना लगा रहता है, चाना ना दाना थाना को छोड़ दीजिए, बाकी सब क्या हो गया? क्रिया। समझते हैं? जिस किस काम को हम करते हैं उसको क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो खटखटाना, तो खटखटाइएगा तो काम कीजिएगा ना, काम कीजिएगा तो क्या हो गया? क्रिया। और दोस्त, दोस्त जाति का परिचायक हो गया, वो जातिवाचक। डायनासोर एक प्रजाति थी, दरवाजा एक प्रजाति है। एक दरवाजा, 2 दरवाजा, 3 दरवाजा, जितना प्रकार का दरवाजा लिखिए, तो ये सब जातिवाचक संज्ञा हो गई, ये क्रिया हो गया, इसलिए ये भिन्न हो गया। कहता है डिफरेंस। ऐसे बहुत सारे शब्द आएंगे, कभी संज्ञा से, कभी सर्वनाम से, कभी विशेषण से, कभी क्रिया विशेषण से। तो इसलिए ग्रामर को भी अपने दिमाग में लीजिएगा। कुछ ग्रामर के कंटेंट हिंदी व्याकरण के नाम से अपने एक प्लेलिस्ट अपने चैनल पर बना हुआ है, उसमें कुछ चीजें संधि समास वगैरह सारा किया गया है, उपसर्ग कारक ये सब करवाया गया है। आप लोग एक बार देखिए, 1 चैप्टर को भी करवाया गया है। जिसकी जरूरत महसूस हो उनको देखते रहिए, और जिसकी आवश्यकता हो उसको बनाइए। आप कमेंट कर दीजिए सर इस चीज का हमको व्याकरण में चाहिए, इसको पढ़ाइए। सेम डे, चाहे मेरी जीवन में कितनी भी व्यस्तता हो, आप अगर रिक्वेस्ट कर देंगे, आप अगर लिख दिए, सेम डे उसका वीडियो मैं बना के दूंगा, ये मेरा वादा है। अब आइए, फिर से आ गया क्या? शिक्षण। शिक्षण मतलब क्या होता है? पढ़ाने की कला। शिक्षण को आप पढ़ रहे हैं मतलब क्या है? पढ़ाने की कला। और शिक्ष धातु से निर्मित यह है शिक्षा शब्द। शिक्षा मतलब ग्रहण करना, और शिक्षण मतलब देना। किसको दे रहे हैं आप? छात्रों को दे रहे हैं। चलिए, स्वस्वर वाचन और मौन वाचन किस भाषा कौशल के प्रकार हैं? यहां देखिए थोड़ा सा एक मिस्टेक हमको लग रहा है। स्वस्वर वाचन और मौन वाचन, ये तो दोनों जान गए कि किसके प्रकार हैं भाई मेरे? पठन के हैं। किसके हैं? पठन। उच्चारण के साथ पढ़ा जाता है तो उसको कहते हैं स्वस्वर वाचन। जैसे मैं अभी कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को अगर मैं पढ़ रहा हूं तो स्वस्वर वाचन कर रहा हूं, और मौन वाचन ऐसे खड़े हो गए, मौन रूपेण पढ़ रहे हैं तो मौन वाचन हो गया। जब किताबों को आप मौन वाचन करते हैं तो उसे कहा जाता है मौन वाचन। बिना बोले हुए पढ़ते हैं, और जब उच्चारण के साथ पढ़ते हैं तो उसको कहा जाता है स्वस्वर वाचन। और इस किसके प्रकार है? तो पठन के प्रकार है। किस कौशल के प्रकार है? पठन कौशल के प्रकार है। लेकिन यहां पर हमारे कंप्यूटर महोदय ने थोड़ी सी गलती की है, लॉ पठन दे दिया है। लॉ शब्द कुछ नहीं है, नहीं होगा, ये पठन कौशल होगा। लेखन कौशल हो ही नहीं सकता, मौखिक व्यक्ति का कौशल हो ही नहीं सकता। मौखिक व्यक्ति में बोलना आता है, श्रवण कौशल में सुनना आता है, लेखन कौशल में लिखना आता है, इतना तो आप लोग को पता ही है। अब बचा क्या? पठन कौशल। तो स्वस्वर वाचन और मौन वाचन किसका है? तो पठन कौशल का है। क्लियर? आगे आइए, वे मनोवैज्ञानिक कारक। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हाँ, अब देखिए, नहीं थोड़ा सा और ऊपर कर दें, आपको देखने में बेहतर होगा। ये देखिए, अब मैंने एक एक क्वेश्चन को इसलिए लिया है कि समझने में और आपको विजिबिलिटी में कहीं प्रॉब्लम ना हो। भाई हम छोटे शिक्षक हैं, बड़ा सा कैमरा तो लाए नहीं है, छोटा सा कैमरा है, इसलिए छोटी सी बातें करते हैं। अब देखिए, वे मनोवैज्ञानिक काकर हो गया, यहां ये मिस्टेक है, कारक होना है।
आप कारक इसको पढ़ें, ये मेरी भूल है। वो मनोवैज्ञानिक कारक जो बच्चे की भाषा सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं निम्नलिखित में से हैं। बच्चे की भाषा में रुचि बिल्कुल है। जब आपने पढ़ा होगा रुचि का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, भाषा सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों में क्या क्या आता है, तो रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत, जब तक आप बच्चों के अंदर रुचि जागृत होगी किसी कार्य को न करने की, तब तक वो सीख नहीं सकता है। तो रुचि के सिद्धांत में रुचि आ गया। उसके आसपास का परिवेश, बिल्कुल परिवेश जैसा होगा भाषा का विकास ही वैसा होगा। मैं ये नहीं कहता, एक शहरी बच्चे को देखिए और ग्रामीण बच्चे को देखिए, दोनों की भाषा में डिफरेंस नजर आता है। क्यों नजर आता है? उनके परिवेश का असर उन पर पड़ता है। तो ये भी भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में है। माता पिता का प्रोत्साहन और उत्साहवर्धन, ये है 1 मिनट के लिए, लेकिन थोड़ा सा इसको हम अभी रोकेंगे। ये भी है क्योंकि हमको छांटना है। पुरस्कार एवं दंड, ये भी होते हैं। अब देखिए भाई मेरे, मैं तो कहता हूं ये चारों होता है, लेकिन हमारे सीटेट महोदय ने क्या किया, सीबीएसई ने क्या किया कि इसको थोड़ा सा सेकेंडरी मानते हुए हटा दिया। कहा ये नहीं होगा अभी फिलहाल। इन 3 से ये डैमेज है। इसमें एक भी ऑप्शन में चारों ऑप्शन दिया ही नहीं है हमको। केवल 1 2 तो इसके साथ हम चल नहीं सकते, केवल 1 2 3 के साथ नहीं चल सकते हैं, केवल 2 3 4 के साथ नहीं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो रुचि है। तो रुचि को छोड़कर तो हम जा ही नहीं सकते। तो केवल 1 2 और 4। तो फिलहाल हमको एक आंसर तो मजबूरी है चयन करना इसमें से, तो मजबूरी है तो हम जाएंगे इसके साथ, क्योंकि ये थोड़ा कमजोर पक्ष हो जाता है जिसको हम फिलहाल छोड़ सकते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन वैसे रिपीट नहीं हो रहा है, आप क्वेश्चन को बढ़िया से ब्रेन में ले लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है रुचि, उसके बाद है परिवेश, उसके बाद पुरस्कार एवं दंड, जिसको पुनर्वलन कहते हैं आप। पुरस्कार एवं दंड से क्या होता है, पुनर्वलन होता है भाषा का। पुनर्वलन होगा तो बच्चे की अभिरुचि अपने आप जगती चली जाएगी। तो इसलिए इसको आप थोड़ा सा छांट करके चलें। हट जा भाई। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए बढ़िया से। अगला, अर्थबोध की योग्यता का योग्यता अथवा अर्थग्राह्यता सम्मिलित है। अर्थबोध की योग्यता। अब यहां पर मैं आप कहिए अर्थबोध कैसे किया जाएगा, पढ़ करके ना। अर्थ कैसे समझिएगा, पढ़ करके। अर्थबोध करना सुन करके और अर्थग्राह्यता पढ़ करके। तो श्रवण और पठन, एक ही बार में आंसर मिल गया हमको। श्रवण और लेखन की कोई लेखन अभिव्यक्तात्मक कौशल हो गया। हमारे अंदर जो कुछ है उसको बोल करके हम प्रकट करते हैं। पठन और लेखन, फिर इसमें लेखन आ गया तो ये नहीं हो सकता। लेखन और भाषण, भाषण भी अभिव्यक्तात्मक कौशल हो गया, बोलकर हम अपने से बाहर निकालते हैं। इसलिए ये तीनों तो नहीं होना है। होना किसको है, तो श्रवण और पठन को, जो मैं पहले ही आंसर दे चुका था, क्योंकि पहले ही हमको पढ़ते हुए लगा कि आंसर तो वही होना है, लेकिन फिर भी मैं और ऑप्शन को समझाने के चलते नीचे आ गया थोड़ा सा। आपको ये समझा चुके हैं कई दिन कि 2 ग्रहणात्मक कौशल हैं और 2 अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। इससे एक क्वेश्चन तो गारंटी तौर पर रहेगा भाई मेरे, इसको ब्रेन में एडजस्ट कर लीजिए कि अभिव्यक्तात्मक क्या है और ग्रहणात्मक क्या है, जिसमें हम अपने अंदर किसी चीज को समाहित करते हैं ग्रहणात्मक कौशल, और अपने से बाहर निकालते हैं अभिव्यक्तात्मक कौशल। समझने में कोई दिक्कत नहीं? हम ही बोल देते रही, आप नहीं बोलिएगा अभी तो, क्या कमेंट में बोलिएगा। चलिए, भारतीय संविधान की में हिंदी भाषा का क्या स्थान है? मारिए ऑप्शन को गोली, हम आपको समझाते हैं। संविधान के भाग 17, संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 के तहत 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को हमारे देश की क्या बनाई गई? राजभाषा। हमारे देश की राजभाषा बनाई गई। क्या बनाई गई? राजभाषा। कब बनाई गई? 14 सितंबर 1949 को। संविधान के किस भाग के तहत? 17वें भाग, भाषा से संबंधित है। अनुच्छेद कौन सा था? 343 के तहत। अगर मैं इसको थोड़ा सा और रंग दूं तो आपके लिए बेहतर लगेगा विजिबिलिटी। अब यहां देखिए, ये क्या हो रहा है, यानी अनुच्छेद 343 भाग 17, डेट हो गया 14 सितंबर 1949।
को हिंदी को क्या बनाया गया मेरे भाइयों? राजभाषा। क्या बनाया गया? राजभाषा, याद रखिएगा। और अंग्रेजी को बनाया गया सहराजभाषा। यानी संविधान में हिंदी का भाषा का क्या स्थान है? तो राजभाषा का स्थान है। हिंदी में कौन सा स्थान है? राजभाषा। संविधान के 8वें अनुसूची में भाषाओं की गणना की गई है, जिसमें कुल मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है। मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 22 है। और 47 भाषा स्कूली पाठ्यक्रम में पढ़ाने के लिए एलिजिबल है। स्कूलों में पढ़ाने के लिए एलिजिबल है। कहां पढ़ाने के लिए? भाषा स्कूलों में पढ़ाई जाती है। पढ़ाई जाती है। कोई दिक्कत? यानी संविधान के 17वें भाग के 343वें अनुच्छेद के तहत 14 सितंबर 1949 को हिंदी को हमारे देश की राजभाषा बनाई गई, अंग्रेजी को सहराजभाषा बनाई गई। संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। और 47 भाषाओं को स्कूलों में 47 भाषाओं को मान्यता दी गई स्कूलों में पढ़ाने के लिए। दैट्स क्लियर। ये क्वेश्चन का जवाब आप यहां लीजिए। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा का क्या स्थान है? बिना देखे सुने मारिए, क्या है? राजभाषा। ऑप्शन आप देखिए, जवाब हमसे लीजिए। जवाब हमने दिया, हो सकता है आपको भी आता हो, तो मैं तो ये जान नहीं रहा, मैं फिर भी बताया जा रहा। देखिएगा जरूर वीडियो को पूरा। अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट कीजिए, आप ही के लिए मेहनत कर रहा हूं। भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा का क्या स्थान है? अभी अभी कहा था मैंने, सहराजभाषा का क्या स्थान है? सहराजभाषा का। इस पर इतना डिस्कस करने की जरूरत तो है नहीं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। ध्वनि विज्ञान के 5 अवयव हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि विज्ञान का अवयव नहीं है? देखिए भाई, ध्वनि विज्ञान के अवयव जो होते हैं, पहला होता है स्वनिम, 5 अवयव में पहला। दूसरा होता है रूपिम, रूपिम के बाद तीसरा होता है बलाघात, चौथा होता है संयोजन, पांचवा होता है लहजा। पांचवा क्या होता है? लहजा। पांचों मैं लिख चुका। यानी ध्वनि विज्ञान के कितने अवयव हैं? 5 अवयव। 5 अवयव में पहला क्या क्या है? स्वनिम, दूसरा हो गया रूपिम, तीसरा हो गया बलाघात, चौथा हो गया संयोजन, पांचवा हो गया लहजा। अब इन क्वेश्चन को देखने के बाद आप देखिएगा तो इसमें विहंगम दृष्टि का कहीं कोई स्थान नहीं है। कहीं स्थान है विहंगम? पांचों में से कहीं आया विहंगम दृष्टि? नहीं आया, अर्थात ये नहीं है। यह आंसर हो गया। ध्वनि विज्ञान के 5 अवयव है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि विज्ञान का अवयव नहीं है? तो विहंगम दृष्टि देखने का एक तरीका है। विहंगम दृष्टि जो पक्षियों के समान हम जो देखते हैं, बड़े गौर से जब देखते हैं तो उसको कहा जाता है विहंगम दृष्टि। आगे आइए अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानदंड निर्धारित परीक्षाओं के संदर्भ में सही नहीं है? आप लोग पढ़िए, मैं क्यों बताऊं? आप लोग पहले दिमाग में सोचिए, उसके बाद इसका निर्णय सुनिर्धारित उद्देश्यों मापन के लिए किया जाता है। बिल्कुल, परीक्षा जब किया जाता है, निर्णय सुनिर्धारित एवं उद्देश्यों के मापन के लिए परीक्षा लिया जाता है। जो हमने जितना पढ़ाया, मेरा जो निर्धारित उद्देश्य है, मैं सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ, शिक्षक अपना भी मूल्यांकन करते हैं और बच्चों का भी मूल्यांकन करते हैं। निदानात्मक और उपलब्धि परीक्षण इस श्रेणी में आती है। बिल्कुल सही। निदानात्मक हुआ बच्चों की कमियों का पता लगाना। निदानात्मक परीक्षण क्या हुआ? बच्चों की कमियों का पता लगाना। और उपलब्धि परीक्षण बच्चों ने क्या क्या सीखा, बच्चों की कमी का पता लगाना और उसमें क्या क्या प्रोग्रेस हुआ। इसको ये पाठ्यक्रम और विशिष्ट प्रोग्राम होते हैं। बिल्कुल सही है। ये प्रशिक्षार्थी के किसी दूसरे, ये तो डॉट 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 हो गया, ये ऑप्शन अधूरा है भाई मेरे शायद, मेरे ख्याल से ये आंसर यही होगा, पर ये ऑप्शन ही अधूरा है। इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं हम, लेकिन ये तीनों परीक्षा के संदर्भ में सही है, इसको याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए, इस क्वेश्चन को देखिए। रविंद्र समाचार पत्र में एक लेख पढ़ता है जिसे कि वो अगले दिन अपने समूह में उस पाठ्य वस्तु का संपूर्ण विचार प्रस्तुत कर सके। उसके इस पठन को किस रूप में माना जाएगा? अब देखिए, जब भी समाचार पत्र पढ़ने की चर्चा आएगी,
आप याद रखिएगा, समाचार पत्र पढ़ने की चर्चा आएगी। इसको क्या पढ़ा जा रहा है? समाचार पत्र। इसकी चर्चा आएगी तो समाचार पत्र में होता है सरसरी तौर पर पढ़ना। क्या होता है? सरसरी तौर पर पढ़ना। हमेशा याद रखिएगा, कहीं भी क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए तो समाचार पत्र पढ़ने की चर्चा हो तो सरसरी तौर पर पढ़ना ही उसका जवाब होगा। इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। और पुस्तकों को पढ़ा जाता है तो उसको कहते हैं गहन पठन। पुस्तकों को पढ़ने की क्या कहा जाता है? गहन पठन। और समाचार पत्र को सरसरी तौर पर पढ़ना। अगले क्वेश्चन की ओर आइए। हट रहा, हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चन नीचे आ जाएगा तो आपको क्लियर रहेगा। आधारभूत अंतः वैयक्तिक संप्रेषण कौशल है, भाषा का वर्तमान में प्रयोग करते हैं। अब यहां पर फिर एक समझाने वाली बात आ गई। आधारभूत अंतः वैयक्तिक संप्रेषण कौशल अपने आप में एक विशिष्ट नाम है जिसका अर्थ जानना आपके लिए बड़ा जरूरी होता है। तो सामान्य बोल चाल में भाषा के जिस कौशल का बच्चे प्रयोग करते हैं उसको कहा जाता है आधारभूत अंतः वैयक्तिक कौशल। जैसे खेल के मैदान में, वर्ग कक्ष में, होटलों में, रिक्शे में, इन सब जगहों पर आदि, आप समझ लीजिए, इन सब जगहों पर जिस अव्यक्तात्मक बातचीत की जिस कला का प्रयोग करते हैं बच्चे, उसको कहा जाता है आधारभूत अंतः वैयक्तिक कौशल। मेरे ख्याल से समझ गए। आधारभूत अंतः वैयक्तिक कौशल क्या हुआ? रोजमर्रा के जीवन में हर समय आवश्यक होने वाली भाषा जिसका प्रयोग बच्चे करते हैं उसको कहा जाता है आधारभूत अंतः वैयक्तिक संप्रेषण कौशल। तो यहां पर मैं अब हम ऑप्शन को पढ़ें कि ऑप्शन क्या क्या है। तो भाषा का वर्तमान में प्रयोग करते हैं, उच्च स्तरीय चिंतन के लिए भाषा प्रयोग करते हैं, अमूर्त विचार संकल्पना, विषय पर वैज्ञानिक शोध के प्रतिबिंबक, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यानी भाषा का वर्तमान में प्रयोग करते हैं, यानी बच्चे वर्तमान समय जिस किसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो उसका हो गया आधारभूत अंतः वैयक्तिक संप्रेषण कौशल। कोई दिक्कत नहीं होगा, हम पहले आप लोग को अंतः वैयक्तिक संप्रेषण कौशल समझा चुके थे, इसीलिए। अब अगला क्वेश्चन, भाषा सीखना है स्वाभाविक तथा अवचेतन। अब यहां सीखना की चर्चा है। देखिए, अधिगम और अर्जन, ये क्वेश्चन कहां से आया है? अधिगम से, ना कि अर्जन से। अर्जन अचेतन अवस्था में होता है। कब होता है? अचेतन अवस्था में। स्वाभाविक होता है, स्वाभाविक अपने आप हो जाता है अचेतन अवस्था में। आपको ये नहीं लगेगा कि हम किसी चीज को सीखने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, वहां अपने आप हो जाता है, उसको हम कहते हैं अर्जन। और जब सोच समझ करके सुविचारित रूप से किसी को सीखा जाता है तो उसको कहते हैं हम अधिगम। तो यहां पर जो सीखने का अभिप्राय है वो अधिगम से है। भाषा सीखना है यानी भाषा अधिगम करना है। अगर इसका हम शब्द बदल दें तो क्वेश्चन को बदला जा सकता है किस में? तो भाषा को सीखना है, सीखना है, अधिगम करना है। तो स्वाभाविक और अवचेतन नहीं होगा क्योंकि ये अर्जन की बातें हो गई। सुविचारित और चेतन एकदम सही है। एक विचार लेकर के और चेतना अवस्था में यानी दिमाग को स्थिर करके हम सीख रहे हैं। जन्मजात तथा स्वैच्छिक भी नहीं होगा, स्वाभाविक तथा सुविचारित दोनों में नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। स्वाभाविक होगा तो सुविचारित नहीं होगा, सुविचारित होगा तो स्वाभाविक नहीं होगा। तो यहां पर होगा क्या? सुविचारित तथा चेतन अवस्था में। यानी इसका हम अगर पूरा को मिटा लें तो इसका ऑप्शन क्या होता है? भाषा सीखना क्या है? सीखना मतलब समझ गए क्या? अधिगम। अधिगम कब होता है? तो जब सुविचारित तथा चेतन अवस्था में बच्चे होंगे। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। आज के लिए इतना ही काफी। अब क्वेश्चन नहीं है आपके तो अगले वीडियो में, अगर इतना वीडियो आप लोग देख लेंगे, जितना भी टाइम लगा है आप लोग देख लेंगे तो बेहतर। मैं और इससे अधिक 100 क्वेश्चंस को लेकर के मैराथन देने की कोशिश करूंगा और दूंगा ही दूंगा। आपने भी देखिएगा, जबरदस्ती दिखाएंगे, देखिए। चलिए, आज के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।